हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल एंड डिजिटल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 2। कल में हमने देखा था कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके थे, डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट हमने उसमें यूज़ किए थे। आज भी हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स, कुछ और नए क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो इसमें अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि जो सब टॉपिक्स है, तो कौन से सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, कौन से कम आए हैं। तो उस वाली स्लाइड की हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स थे, जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट 5 कॉन्सेप्ट्स में इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली थ्योरम, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ये डिस्कशन हम कर चुके थे। तो बिना देरी किए सीधे हम बढ़ते हैं आज के नए नए क्वेश्चंस की तरफ। तो चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। So this is the question. Water flows in a horizontal tube. The horizontal tube है यहाँ पर। ये इस तरीके जो सिचुएशन यहाँ पर ट्यूब का दिखाया हुआ है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल है। साइड में से इसको क्या किया हुआ है, साइड से जो यहाँ का जो एरिया है वो हमें कम नजर आ रहा है, यहाँ पर एरिया ज्यादा है। तो साइड से इसको क्या किया हुआ है, पिचका हुआ है, और इसको पूरा हॉरिजॉन्टल हमने रखा है। ठीक है। The pressure of water changes by 700 Newton per meter square between A and B, where the area of cross section are 40 centimeter square and 20 centimeter square respectively. Find the rate of flow of water through the tube. तो rate of flow हमें कैलकुलेट करके बताना है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब हो गया कि पर सेकेंड कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, वो हमें यहां पर बताना है। तो देखो, इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो बेसिकली हमें दो इक्वेशंस यूज करनी पड़ती है। एक होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा होता है बर्नौली थ्योरम। तो ये जो ए और बी पॉइंट है, यहां पर ये दोनों इक्वेशंस हम अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो वो हम अप्लाई करते हैं। ए पॉइंट के लिए जो एरिया हमें दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर। तो लेट्स से कि यहां पर जो फ्लूइड है उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, और यहां पर जो लिक्विड है उसका वेलोसिटी कितना है, v2। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, है ना। ये हो गया हमारा क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके। सो a1 की बात करें, सो ये है कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये v1 हो गया, ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये v2 हो गया। यहां से v1 v2 में हमने रिलेशन कैलकुलेट कर लिया, दैट v2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v1। ये सबसे पहले हमने रिलेशन निकाल लिया। अब हम दूसरा इक्वेशन यूज कर लेते हैं, कौन सा, बर्नौली थ्योरम वाला, वो इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है कि p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। ये है हमारा बर्नौली का इक्वेशन। तो अगर हम ए और बी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ए पॉइंट पर प्रेशर P1 मान लेते हैं, है ना। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल बोला हुआ है तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो टर्म है, ये दोनों पॉइंट पर ए और बी पर ये सेम होगा। द एंटायर ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल, राइट। तो इस वाले टर्म को लिखने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेम होगा तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली हम लिखने वाले हैं क्या, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो वो H1 H2 दोनों केस में हम सेम लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम ए पॉइंट पर प्रेशर, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, और द प्रेशर डिफरेंस हमें दिया हुआ है, प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर चेंजेस बाय 700 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। यहां पर अगर हम देखें तो अच्छा, एक बात अगर पूछा जाए कि ए और बी में से कहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, तो जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां वेलोसिटी कम होगा, और जहां वेलोसिटी कम है वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ओके। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। सो प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट बी और प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। PA माइनस PB का वैल्यू हमें दिया हुआ है, PA माइनस PB इज गिवन एज 700। तो इस PB को इधर लेके आएंगे और उसको 700 हमने पुट कर दिया, इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा हाफ रो
और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 की जगह लिख सकते हैं हम 2v1, तो यहां पर बन जाएगा 4v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, लाइक दिस, ये बन गया। ठीक, और रो की अगर हम बात करें तो रो हमें दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये हमें दिया हुआ है। तो अगर इसकी जगह हम ये पुट कर देते हैं तो यहां से ये 500 हो जाएगा, और तो ये बनेगा 7/5, ओके, और इधर बनेगा कितना 3v1 स्क्वायर। सो v1 स्क्वायर के लिए अगर हम देखें तो v1 स्क्वायर हमारे पास ये बन जाएगा 7/15। ये तो किसका वैल्यू आ गया, तो यहां से हम v1 भी बता सकते हैं, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7/15। बट हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है किसका, द रेट ऑफ फ्लो। तो यहां पर या तो आप a1 v1 निकाल लो या फिर a2 v2 निकाल लो। ये a1 v1 और a2 v2 ये बेसिकली क्या है, ये रेट ऑफ फ्लो ही है ना। a1 v1 अगर हम देखेंगे तो इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस तरीके से। तो वॉल्यूम पर सेकेंड यहां पर हमने इनको इक्वेट किया था ए और बी पॉइंट पर, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बेसिकली हम a1 v1 निकाल सकते हैं या फिर a2 v2 निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो a1 v1 ही हमारा क्या है, यही है द रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो a1 हमें दिया हुआ है, a1 इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां से v1 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो जो रेट ऑफ फ्लो होगा, अगर उसको मैं ऐसे क्यों लिख लेता हूं, तो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में हमें ये दिया हुआ है, तो एरिया को हम ऐसे लिख लेते हैं 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से जो v1 की अगर हम बात करें तो ये v1 हमने कैलकुलेट किया है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो इसको हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर इसकी जगह हमने पुट किया स्क्वायर रूट ऑफ 7/15, और साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में था, तो उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड के लिए इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4000 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7/15। ओके, 7/15 अगर हम देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अगर इसको हम 7/15 को अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर 1/2 मान लेता हूं तो 1/√2 हो गया। √2 की जगह हम 1.414 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 4000 डिवाइड बाई 1.414, इस तरीके से ये टर्म बन जाएगा। ठीक है, और अब इसको फर्दर हमें सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर है वो 2720 के आसपास आता हुआ हमें दिखाई देगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाएगा, तो 1.5 अगर हम इसको लेते हैं, है ना, हम नीचे क्या ले रहे हैं, नीचे क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा 1.5 लेने से जो भी आंसर आएगा उससे कम ही आंसर बताना है। 1.5 हो गया 3/2, तो ये 8000 डिवाइड बाई 3, 8000 डिवाइड बाई 3 यहां पर बनेगा, तो उससे कम आंसर हमें बताना रहेगा। ठीक है, तो उससे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2720 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से इसको अगर हम चेक करें तो यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो ये फर्दर कैलकुलेशन किया जा सकता है। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next. A small spherical droplet of density D is floating exactly half immersed in a liquid of density rho and surface tension capital T. The radius of the droplet is, and take note that the surface tension applies an upward force on the droplet. तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। उसके सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरीके से ये एक ड्रॉपलेट है और इट इज हाफ इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ओके, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके का है। अब इस पर अगर हम देखें तो फोर्सेस की बात करेंगे, इस ड्रॉपलेट के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेगा, तो एक तो इसका वेट लगेगा विच इज mg। ठीक, उसके साथ साथ बॉइंट फोर्स लगेगा क्योंकि लिक्विड के अंदर ये इमर्स्ड है। उसके साथ सरफेस टेंशन की वजह से भी फोर्स लगेगा, जो कि उन्होंने बोला हुआ है कि कैसे कंसीडर करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर यहां पर हमें करना है, क्योंकि आधा पोर्शन इमर्ज है, तो जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, उन्होंने लिखा हुआ भी है। तो यहां पर अगर हम देखें कि ये ड्रॉपलेट और जो लिक्विड है उनका जो कांटेक्ट बनेगा वो इस तरीके से यहां पर इसके ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेटोरियल सर्कल बनेगा, राइट,
उस तरीके से यहाँ पर कांटेक्ट होगा, तो इसके ऊपर जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा ड्रॉपलेट के ऊपर वो कुछ इस तरीके से हमें आता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ये जो टोटल फोर्स होगा सरफेस टेंशन की वजह से, इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिखेंगे सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय दिस टोटल लेंथ विच इज टी इंटू 2πr। तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स हो गया ऊपर, बॉइंट फोर्स भी कहां पर लगेगा? बॉइंट फोर्स भी इसके ऊपर लगेगा, और इसका वेट कहां लगेगा? वेट लगेगा नीचे। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस को हम बैलेंस कर देते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लिख रहे हैं टी इंटू 2πr, दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। बॉइंट फोर्स कितना होगा? तो ये होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज रो इंटू वॉल्यूम विच इज इमर्ज इन लिक्विड, यानी कि 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू जी। और इनको ये बैलेंस कर रहे हैं किसको? mg को। तो mg हो जाएगा कितना? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, दिस इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट विच इज d और इंटू g। तो बस यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, ये हमें कैलकुलेट करना है यहां से। तो जो भी कैंसिल हो रहा हो सबसे पहले उसको हम कैंसिल कर दें। तो 2πr ये हम कैंसिल कर लेते हैं, 2πr। तो ये 2π यहां बचेगा r², और यहां पर भी 2πr, तो यहां पर ये 2 और यहां बचेगा r²। तो अभी हम लिखते हैं यहां पर हुआ t प्लस, इसमें अगर हम देखें तो ये बच रहा है रो इंटू r² इंटू जी डिवाइड बाई 3, इस वाले टर्म में ये बचा। फिर इधर अगर हम देखें तो यहां बच रहा है 2, और ये बनेगा r² इंटू डी इंटू जी और डिवाइड बाई 3। ओके, इस वाले टर्म को उधर हम ले जाते हैं, तो यहां पर फिर उसमें से कॉमन लेंगे क्या चीज? उसमें से कॉमन आ जाएगा r² जी, ये कॉमन आ जाएगा, और डिवाइड में जो 3 है वो भी कॉमन आएगा जब उधर लेकर के जाएंगे। और फिर यहां पर बचेगा क्या? तो यहां पर बचेगा 2d माइनस रो, एंड दैट इज इक्वल टू t। ऑलराइट, तो यहां से देखो अब r² का जो आंसर है, या r हम क्या लिख सकते हैं? सो r वुड बी द स्क्वायर रूट ऑफ 3t, है ना, 3t अपॉन g इंटू 2d माइनस रो। ओके, ये इस तरीके से एक्सप्रेशन हमारा यहां पर बनेगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। सो इट इज इन ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो ये यहां पर प्रोसेस रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सरफेस टेंशन की वजह से किस तरीके से हम फोर्स लिखते हैं, है ना, वो एक यहां पर अलग कॉन्सेप्ट है, तो वो हमने देखा कि कैसे उसका यूज किया जाएगा। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो चलो बच्चों, इसी तरीके से हम देखते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट। अ सिलिंड्रिकल वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट द लिक्विड राइजेस एट इट्स साइड्स एज शोन इन द फिगर। तो इस तरीके से सिलिंड्रिकल कंटेनर, सिलिंड्रिकल बॉटल हमने ये कंसिडर किया, और पहले तो लिक्विड इसमें भरा हुआ था, तो हॉरिजॉन्टल इसका जो सरफेस था, फ्री सरफेस, वो बिल्कुल स्ट्रेट था, हॉरिजॉन्टल था। लेकिन जब इसको हम घुमाएंगे तो इस तरीके से ये यहां पर फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। ओके, द रेडियस ऑफ द वेसल इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दिया है, एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन इज ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। द डिफरेंस इन द हाइट, यानी कि h ऑफ द लिक्विड एट द सेंटर ऑफ वेसल एंड दिस साइड विल बी, तो वो हमें यहां पर कैलकुलेट करके बताना है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, अगर इसको हम ओरिजिन कंसीडर करें, इधर x माने, इधर y अगर हम कंसीडर करें, तो ये जो सरफेस यहां पर बनता है, इस सरफेस का जो इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, ये इक्वेशन होता है। अब बस इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो क्योंकि हमें रेडियस दिया हुआ है, तो अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, तो इस वाले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो h के इक्वल होगा, और इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। तो बस यहां पर हम पुट कर देते हैं। सो y की जगह पर h, तो ये बन गया h इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, x की जगह पर क्या है हमारे पास? x की जगह पर है 5, तो वहां पर लिखा हमने 25, उसका स्क्वायर है, और डिवाइड किया हमने किससे? 2g से।
तो ये क्या आ जाएगा, हमारा हाइट आ जाएगा। तो बस बच्चों इस क्वेश्चन में हमें केवल इतना ही करना है। तो यहां से मुझे बताओ कौन सा आंसर हमें दिखाई दे रहा है। इट इज ऑप्शन नंबर 1। तो कुल मिलाकर के इक्वेशन अगर हम ध्यान रखेंगे तो इससे हमारा ये बन जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। This is next. A capillary tube made of glass of radius 0.15 mm is dipped vertically in a beaker filled with methylene iodide. Surface tension इसका दिया हुआ है 0.05 न्यूटन पर मीटर. Density दिया हुआ है which rises to height h in the tube. It is observed that two tangents drawn from the liquid glass interfaces from opposite sides of the capillary make an angle of 60 degree with one another. Then h is close to. तो यहां पर समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से, जो भी यहां पर गिवन है हमें क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग, तो हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। अगर हमने प्रॉपर डायग्राम बना लिया तो फिर आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये मान करके चलो। तो कैपिलरी ट्यूब है, तो यहां पर इस तरीके से मान लो कि ये हमने कैपिलरी ट्यूब बना लिया, इसको लिक्विड के अंदर हमने इमर्स किया, ये कुछ इस तरीके से। तो इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ गया, ये ऐसा कुछ यहां पर, ये इस तरीके से लिक्विड ऊपर चढ़ गया। अब उसके बाद क्या बोला है, ये लिक्विड ऐसे है ना, और इसका जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है, ठीक। और सरफेस टेंशन उस लिक्विड का हमें दिया हुआ है जिसमें इसको हमने डिप किया, उसका डेंसिटी भी दिया हुआ है। और ये h हाइट तक यहां पर ऊपर चढ़ गया है, ऐसा हमसे बोला कि इसमें लिक्विड h हाइट ऊपर चढ़ गया है, ठीक। उसके साथ साथ हमें दिया हुआ है कि ये जो दोनों इंटरफेस है, अपोजिट इंटरफेस ऑफ द कैपिलरी, यहां पर जो टेंजेंट हम बनाएंगे उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, वो 60 डिग्री है। तो यहां से अगर हम बीच में से अगर इस एंगल को हम डिवाइड कर लें ऐसे, तो ये इधर का एंगल कितना हो जाएगा 30। तो ये 30 होगा, तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 होगा। और इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। तो अल्टीमेटली कुछ अलग तरीके से हमें वो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां पर दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा ये यहां पर कितना होगा, 30 डिग्री इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होने वाला है। तो अब डायरेक्टली हमें एच का फॉर्मूला यूज करना है। तो एच का फॉर्मूला कैपिलरी में जो लिक्विड है वो कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2t cos थीटा डिवाइड बाई r रो g, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो 2 इंटू द सरफेस टेंशन, इट इज 0.05 cos 30 है ना, थीटा की जगह 30, तो cos 30 आएगा, इट इज √3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई r, r मतलब रेडियस ऑफ द कैपिलरी विच इज 0.15 इंटू 10⁻³ -3। ये बात को हम डेफिनेटली ध्यान रखेंगे, सब कुछ SI में हम पुट कर रहे हैं। उसके बाद डेंसिटी की बात करें तो इट इज 667, ये डेंसिटी हमें गिवन है। और लास्ट में G का वैल्यू हमें 10 कंसीडर करना है, ये भी हमें दिया हुआ है। तो H का जो आंसर आएगा है ना, वो क्लोज आंसर इस पर्टिकुलर केस में हमें यहां पर बताना है। तो चलो यहां से अगर हम देखें तो ये डेसिमल हमने हटा दिया, इस 5 से इसको हमने कैंसिल किया 3 टाइम्स, ओके। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऑलराइट। तो अभी अगर हम देखें तो ये 10⁻³ को ऊपर ले जाते हैं और उस 10 से कैंसिल करते हैं, तो ऊपर बचेगा 100, ओके। यहां पर बचेगा 100 और ये है √3, और नीचे अगर डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो यहां पर है 3 और इंटू 667, ये यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, ओके। √3 से इसको हम कैंसिल भी करते हैं तो 1.732 इस तरीके से हमें यहां पर ये मिल जाएगा। और सीधा अगर 667 इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 के आसपास आएगा, राइट, 2000 के आसपास आएगा। तो फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा √3 डिवाइड बाई 20, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब इसको लिखा 1.732 डिवाइड बाई 20, तो 0.1732 डिवाइड बाई 2 हम करेंगे, तो वहां से चलो सॉल्व कर लेते हैं। सो 0.1732
डिवाइड बाई 2। तो देखो ये आएगा 0.0 और फिर 8 आएगा, फिर आ जाएगा 6 और फिर 6, 0.866 इसके आसपास का आंसर जो कि हमें दिखाई दे रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में। तो जो ऑप्शन नंबर 3 होगा बच्चों वो हमारा क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करें जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आ पाए। क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, तो फॉर्मूला है, बस एंगल ऑफ कांटेक्ट को देने का थोड़ा सा यहां पर तरीका अलग था, बाकी फॉर्मूला है और हमें ये अप्लाई करना है, उससे हमारा ये आंसर यहां पर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट। A air bubble of radius 1 centimeter in water has an upward acceleration 9.8 centimeter per second square। ठीक है, एयर बबल है, मतलब एक ऐसा बबल जिसके अंदर एयर है, ओके, उसका रेडियस दिया हुआ है और एक वाटर के अंदर वो 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज दिस एंड द वाटर ऑफर्स नेग्लिजिबल ड्रैग फोर्स ऑन द बबल। जो ड्रैग फोर्स है वो हमें कंसिडर नहीं करना है, जो विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स है वो हमें कंसिडर नहीं करना है। द मास ऑफ द बबल इज, तो हमें बताना है कि मास उसका कितना है। जो विस्कस फोर्स है, जो ड्रैग फोर्स है वो हमें कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो चलो इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं कि लेट्स से दिस इज द एयर बबल और वाटर के अंदर अगर हम देखें तो इसका कुछ एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, यहां पर इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मास अगर हम m मानते हैं तो mg नीचे लगेगा और बॉइंट फोर्स कहां लग जाएगा, ऊपर। तो बताओ क्या इक्वेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे b माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a। ओके, मास हमें कैलकुलेट करना है, इसको इधर हम लेकर के गए, सो m इंटू g प्लस a that is equal to buoyant force, therefore m is equal to buoyant force divided by g plus a। अब ये वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। buoyant force की अगर हम बात करें तो buoyant force होता है द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहां पर वाटर, और इनटू द टोटल वॉल्यूम इसका और मल्टीप्लाइड बाय g। ठीक, तो उसको हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो buoyant force सबसे पहले हम लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसमें भी अगर हम देखें ग्राम में हमें ये दिया हुआ है तो सब कुछ सीजीएस में ही हम लिखते हैं, तो सीधा सीधा डेंसिटी हमने यहां पर पुट किया 1। इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम रेडियस हमें दिया हुआ है तो हमने लिखा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब यानी कि 1 ही हम यहां पर कंसिडर करेंगे, है ना, तो ग्राम में हमारा आंसर आएगा। और इंटू जी के लिए अगर हम देखें तो 10 हमें लेना है, तो बेसिकली यहां पर जी का वैल्यू 980 हम यहां पर कंसीडर करेंगे, यहां पर जो इक्वेशन में, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। उसके बाद ये हो गया 980 और प्लस एक्सीलरेशन इज 9.8, एक्सीलरेशन इज 9.8, है ना, ये कुछ ऐसे। ओके, तो अभी अगर हम नीचे से 9.8 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, 9.8 अगर हम कॉमन लें तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा, तो बाकी सब कुछ वैसा ही रखते हैं। सो 4 पाई और ये है 980 डिवाइड बाई ये 3 है और इसके साथ मैंने 9.8 और कॉमन ले लिया। ठीक है, सो 9.8 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और प्लस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 101। ठीक है, ये कितना बनेगा, ये 0 हटा लेते हैं और इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो ये 101 इस तरीके से बचेगा। ठीक, 9.8 से अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 100। अब 100 डिवाइड बाई 101, ये इस तरीके का यहां पर क्वांटिटी बन रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली उसको भी हम कैंसिल होता हुआ कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो 4 पाई डिवाइड बाई 3, तो अप्रोक्सीमेटली इसको देखो हम कितना लिख रहे हैं, इट इज 4 पाई डिवाइड बाई 3, ऐसे हमने इसको यहां पर लिख लिया। ठीक है, इसके बाद और इसको अगर हम देखें तो पाई को लेट्स से कि हमने 22 डिवाइड बाई 7, या तो वैसे लिख लें या 3.14 लिख लेते हैं। तो अगर हम पाई को 3.14 लिखते हैं तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3.14,
ठीक, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 5 और यहां पर आएगा 12 डिवाइड बाई 3। फिर इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो ये बनेगा 4.1 और 26 मतलब 4.18 के आसपास, ठीक है, ग्राम। इसके आसपास जो है हमारा आंसर होना चाहिए। जो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 4.15 ग्राम। ठीक, तो इस तरीके से देखो थोड़ा कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। कैलकुलेशन में ऑब्वियसली बात थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के हम कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ऑब्वियसली बात है कैलकुलेशन में थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जेईई मेंस जो हमारा एग्जाम है इट इज द मैटर ऑफ स्पीड। ओके, सो इस तरीके से हम ये आंसर निकालेंगे। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो लेट्स चेक, यस इट इज 3। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our next question. Two identical cylindrical vessels are kept on the ground and each contain the same liquid of density D. The area of base of both vessel is S, but the height of the liquid in one vessel is x1 and in the other it is x2. When both cylinders are connected through a pipe of negligible volume very close to the bottom, the liquid flows through one vessel to the other until it comes to the equilibrium at new height. The change in energy of the system in this process is. तो यहां पर अगर हम ध्यान रखेंगे जिस भी तरीके से क्वेश्चंस को बोला हुआ है वैसा वैसा अगर हम बनाते जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी बड़ी ही आसानी से हमारा हो जाएगा। तो लेट्स से कि यहां पर ऐसा सिचुएशन हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक वेसल है, इसमें हमने एक सर्टेन हाइट तक लिक्विड इसमें फिल किया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि यहां तक हमने ये लिक्विड इसमें फिल कर दिया। ओके, सिमिलरली हमारे पास एक और कंटेनर है जिसका एरिया बिल्कुल उतना ही है, जो एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है। इसमें हम मान लेते हैं कि यहां तक हमने ये लिक्विड फिल किया हुआ है, मतलब इसमें x1 हाइट है और इसमें अगर हम बात करें तो कितना हाइट है, इट इज x2। ये x2 हाइट हो गया। अब उसके बाद क्या किया गया कि बॉटम के पास एक बहुत ही नैरो पाइप से इन दोनों को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया है ना। मतलब ज्वाइन करने का मतलब कि लिक्विड अब एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा सकता है, इस तरीके का ये सिचुएशन है। तो बताओ क्या होगा। इसके बाद अगर हम सिचुएशन देखें तो जो लिक्विड होगा वो देखो कुछ तो इस लेवल पर आ जाएगा। ये कितने लेवल पर आएगा ये हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई जो भी लिक्विड यहां से कम होगा वो इस गैप को फिल कर देगा। ठीक है, तो फाइनली अगर हम बात करें कि ये x1 है ये x2 है, तो अगर मैं पूछूं कि ये वाला हाइट कितना होगा, व्हाट इज दिस हाइट, इस हाइट के लिए अगर हम देखें तो ये वाला हाइट कितना होगा, ये x1 है ये x2 है। तो मुझे बताओ कि ये वाला जो हाइट है, तो पहले ये चलो बता दो यहां पर कि ये कितना होगा, दिस हाइट इज x2 माइनस x1। दिस इज व्हाट, दिस इज x2 माइनस x1। ओके, x2 माइनस x1। अब होगा क्या कि आधा यहां से कम हुआ तो वह आधा इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इस लेवल के ऊपर अगर मैं देखूं, इस लेवल के ऊपर, तो ये कितना होगा, ये होगा x1 माइनस x2 डिवाइड बाई 2, और ये इसके ऊपर ये भी कितना होगा, तो x1 माइनस x2 डिवाइड बाई 2। ठीक, इतनी चीज जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद समझें, हमसे पूछा गया है कि चेंज इन एनर्जी कितना होगा। तो लेट्स से यहां पर अगर हम बात करें तो इस लेवल पर ये यहां पर मतलब जितनी हाइट तक हमने ये फर्स्ट कंटेनर में जो लिक्विड फिल किया हुआ है ना, उस लेवल पर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कितना कंसीडर कर लेता हूं, 0 है ना, उसको हमने 0 कंसीडर कर लिया। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को हमने कितना मान लिया, 0। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे जो लिक्विड है वो तो सेम ही रहेगा है ना। जब इस सिचुएशन से इस वाली सिचुएशन तक जब हम पहुंचेंगे तो ये इस लेवल के नीचे वाला जो लिक्विड है वो तो उतना ही रहेगा। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन स्टार्टिंग वाली सिचुएशन में इस वाले कंटेनर में इस लेवल के ऊपर कोई लिक्विड नहीं है, लेकिन सारा का सारा लिक्विड इधर है।
तो अगर मैं पूछूं कि ये जो लिक्विड यहां पर फिल्ड है इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, तो हम लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हुआ, तो वॉल्यूम हुआ ये एरिया और इंटू x2 और इंटू दिस साइड विच इज x2 माइनस x1। ओके, दिस इज x2 माइनस x1। सो ये हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, ये क्या हो गया, मास। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये इसका पूरा पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा, इधर, मतलब x2 माइनस x1 का हाफ। ठीक है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो ये कितना मिल जाएगा, वो बेसिकली mgh लिखेंगे, तो m तो ये हो गया यानी कि रो इंटू एस इंटू x2 माइनस x1 इंटू जी और इंटू h मतलब x2 माइनस x1 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, है ना। इसको रेफरेंस हमने कंसीडर किया है, इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी मैंने नहीं लिखा है, मैंने केवल पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पार्ट का लिखा है, ऊपर जो पार्ट है केवल उसका पोटेंशियल एनर्जी हमने यहां पर लिखा है। अब हम फाइनल सिचुएशन में भी देख लेते हैं कि फाइनल सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो फाइनल सिचुएशन में अगर हम बात करें तो ये जो टोटल मास था उसका m/2 इधर आ चुका है, m/2 इधर आ चुका है। ठीक है, m/2 इधर हो गया, m/2 इधर हो गया। तो इस केस में ये जो टोटल मास m हो गया वो इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना रहेगा, तो x2 माइनस x1/2 का भी हाफ, राइट। तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रो इंटू एस इंटू x2 माइनस x1, ये तो हो गया मास इंटू जी, और सेंटर ऑफ मास के लिए हम लिखेंगे x2 माइनस x1 डिवाइड बाई 4। ऑलराइट, तो बस अब कितना चेंज हुआ हमसे ये पूछा गया है, तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो डिनोमिनेटर में 4 वाला टर्म आएगा। ठीक है, सो 1/4 जी इंटू डेंसिटी हमने मिस किया है, डेंसिटी को मैंने रो लिख दिया है, यहां पर डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, उस बात का हम ध्यान रखेंगे, डेंसिटी डी दिया हुआ है तो रो की जगह हम डी कंसीडर करें, तो ये हो जाएगा डी इंटू, है ना, जी इंटू डी इंटू एस। ठीक है, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आएगा और डिवाइड में क्या आएगा, 4 आएगा जब हम डिफरेंस लेंगे तो। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो देखो यहां पर भी हमने पूरा मतलब सिचुएशन, पूरा डायग्राम बनाया। ठीक है, डायग्राम इज वेरी नेसेसरी इन फिजिक्स। अगर आपको डायग्राम क्लियर है, किस तरीके से उसका डायग्राम बनेगा, है ना, जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो किस तरीके से फोर्सेस वगैरह लिखेंगे, हाउ वी राइट द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये बेसिक चीजें अगर अपने को क्लियर हैं तो पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। ठीक है, तो चलो इसके साथ हम देखते हैं, ये आंसर नंबर 3 हो गया इसका, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In an experiment to verify Stokes' law, a small spherical ball of radius small r and density rho falls under gravity through a distance h in air before entering a tank of water. If the terminal velocity of the ball inside water is the same as its velocity just before entering the water surface, then the value of h is proportional to. तो वाटर के अंदर अगर मान लो कि वो बॉल टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करे तो जितना वो वेलोसिटी आता है उतनी ही वेलोसिटी होगी जब उसको हम h हाइट से ड्रॉप करेंगे लिक्विड सरफेस के ऊपर, है ना, तो उसके जस्ट पहले जो स्पीड होगा वो बराबर है। तो मतलब टर्मिनल वेलोसिटी और √2gh, h हाइट से ड्रॉप करेंगे तो उसके बाद उसके पास कितनी स्पीड आ जाएगी, √2gh, तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और उससे हमें ये इक्वेशन सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलो यहां पर देख लेते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डेफिनेटली अपने को पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि द टर्मिनल वेलोसिटी फॉर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड इट इज गिवन बाय 2/9 ईटा सिग्मा माइनस रो इंटू आर स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, अब ये जो स्पीड है ये किसके बराबर दिया हुआ है, इट इज गिवन एज √2gh।
एच हाइट से ड्रॉप करेंगे तो उसके पास कितना स्पीड आएगा, √TGA से स्पीड आएगा। तो हमसे पूछा हुआ है कि देन द वैल्यू ऑफ एच इज प्रोपोर्शनल टू, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। सो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द r⁴। दोनों तरफ स्क्वायरिंग अगर हम कर देंगे तो उससे हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल, हमें दो चीजें, एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए और दूसरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि एच हाइट से ड्रॉप करेंगे तो √2GH उसके पास स्पीड आएगा, ये पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो 2 इज करेक्ट। चलो, सो रिलेटिवली इट वाज इजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our next. A fluid is flowing through a horizontal pipe of varying cross section with speed v meter per second at a point where the pressure is P Pascal. Pressure at another point where pressure is P by 2 Pascal. Its speed is v meter per second. If the density of the fluid is rho kg per meter cube and the flow is streamline, then v is equal to. तो यहाँ पर हमें इक्वेशन अप्लाई करनी है। एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड द सेकंड इज बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक, ये दो चीजें हमें अप्लाई करनी है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले हमसे बोला जा रहा है वेरिंग क्रॉस सेक्शन है। वेरिंग क्रॉस सेक्शन जहां पर है वहां पर प्रेशर में कितना डिफरेंस हुआ है ये हमें गिवन है। ठीक है, और फिर हमें बताना है V, हमें बताना है सेकंड पॉइंट पर। तो चलो हम कंसीडर कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल पाइप है, यानी कि हमें जो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो टर्म आता है P प्लस √GH, वो √GH वाला टर्म हमें दोनों पॉइंट्स के लिए सेम कंसीडर करना है। ठीक, वेरिंग क्रॉस सेक्शन है विद स्पीड v मीटर पर सेकेंड एट अ पॉइंट वेयर द प्रेशर इज P, एट अनदर पॉइंट वेयर प्रेशर इज P by 2 पास्कल, इट्स स्पीड इज कैपिटल V। यहां पर स्मॉल v है और यहां पर कैपिटल V है। ओके, इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो, द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। ठीक, तो अब हम यहां पर इक्वेशन जो है वो हम लिख लेते हैं, दैट P प्लस √GH वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। सो हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए लिखेंगे। तो पहले पर जो प्रेशर है दैट इज P, तो P प्लस हाफ रो और यहां पर स्मॉल v स्क्वायर, इस तरीके से हमने लिखा। सेकेंड पॉइंट के लिए अगर हम देखेंगे तो वहां प्रेशर है P by 2 और वहां हमने लिखा हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर। ठीक है, तो बस इन दोनों के टर्म में हमें बताना है। तो इधर ये P by 2 आ गया, 2 कॉमन आकर के कैंसिल भी हो जाएगा। फिर हम यहां पर रो से डिवाइड कर देते हैं, तो P डिवाइड बाई रो, तो इधर टर्म बनेगा और इधर आएगा V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। ठीक, तो V हमारा कितना आ जाएगा, P बाई रो प्लस V स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो दिस वुड बी द आंसर, और ये हमें कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, सो इट इज इन ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। सिंपल, हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की भी यहां पर जरूरत नहीं है, हमें सिंपल किसकी जरूरत है, बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल है तो √GH वाला टर्म हम कंसीडर नहीं करेंगे, इट इज सेम फॉर बोथ द पॉइंट्स, और वहां से ये आंसर बताएंगे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो सिर्फ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहे हैं। A hydraulic press can lift 100 kg when mass m is placed on the smaller piston. This principle is based on Pascal's law, right? तो Pascal's law यहां पर हमसे पूछा जा रहा है। जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है और उससे उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। It can lift how much kg when the diameter of the larger piston is increased by 4 times and that of the smaller piston is decreased by 4 times, keeping the same mass small m on the smaller piston. तो पहली सिचुएशन में हमसे बोला गया है कि लेट्स से कि हम स्मॉलर पिस्टन का एरिया स्मॉल a कंसिडर करें, लार्जर जो पिस्टन है उसका एरिया अगर हम कैपिटल A कंसिडर करें, तो जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसमें ये जो स्मॉल m मास है वो 100 kg को लिफ्ट कर सकता है। अब हमसे पूछा गया कि अगर हम लार्जर का एरिया 4 टाइम्स बढ़ा दें, है ना, लार्जर पिस्टन का डायमीटर अगर हम 4 टाइम्स बढ़ा दें और स्मॉलर पिस्टन के लिए अगर हम उसको 4 टाइम्स कम कर दें, तो बताओ कि यही स्मॉल m मास से अब कितना मास हम लिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, तो चलो देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो पहला सिचुएशन अगर हम लिखें तो मैं लिख सकता हूं
100 डिवाइड बाई 100 लिखा जा 100 को हम रखेंगे लार्जर वाले एरिया के ऊपर, सो डिवाइड बाई कैपिटल ए, ओके, और इधर लिखेंगे m डिवाइड बाई स्मॉल a। इस तरीके से g दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने दोनों तरफ ही नहीं लिखा है उसको, ये 100 इंटू जी फिर वो m इंटू जी, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर हम लिख लेते हैं x। अब डायामीटर को हमने क्या किया है, 4 टाइम्स बढ़ाया है, तो ये वाला जो एरिया है, तो एरिया कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 16 टाइम्स, राइट। तो यहां पर लिखा जाएगा 16a। ठीक, फिर उसके बाद वही m मास है, और जो डायमीटर है स्मॉलर पिस्टन का वो 4 टाइम्स कम कर दिया। तो अभी यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे a/16। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें, तो देखो हमें क्या मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 इंटू 16 डिवाइड बाई x, तो यहां पर मिला, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये 16, तो यहां पर मिलेगा 1/16। सो x इज इक्वल टू 25600 kg। ओके, ये हमें क्या मिल जाएगा, इतने मास को अब हम क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस, है ना, केवल केजी में हमसे यही वैल्यू पूरा पूछा हुआ है, तो इसका जो आंसर आने वाला है ये हमारा आ जाएगा। तो यहां पर ये पास्कल्स लॉ का जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर दिस इज राइट। ओके, तो चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट। Consider a water tank as shown in the figure. Its cross-sectional area is 0.4 meter square. The tank has an opening B near the bottom whose cross-section area is 1 centimeter square. A load of 24 kg is applied on the water at the top when the height of the water level is 40 centimeter above the bottom. The velocity of the water coming out to the opening B is v meter per second. The value of v to the nearest integer, take value of g to be 10 meter per second square. So this is the question. This question is again it is based on the equation of continuity and the Bernoulli's equation. वहां से यहां पर हम इक्वेशंस को अप्लाई करके हम ये कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर सिंपल बर्नौलीज इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे और ये हम कैलकुलेट करेंगे कि वहां से जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसका कितना स्पीड होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों यहां पर इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक पॉइंट, जब ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं कि हमने लेट्स से कि एक पॉइंट इधर हमने कंसीडर कर लिया और एक पॉइंट हमने कंसीडर किया लिक्विड के ही अंदर, है ना, लेकिन ओपनिंग से जस्ट बाहर इसको हमने कंसीडर किया है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन रखने के लिए, तो जस्ट बाहर एक पॉइंट हमने कंसीडर किया। इन दोनों के ऊपर हम क्या अप्लाई कर लेते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां का प्रेशर को P1 लिखेंगे, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है उसको हम लिखेंगे, फिर हाफ रो वी स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे। ऐसे ही हम दूसरे उधर के लिए भी हम लिखेंगे। सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, तो देखो यहां पर एक तो ये P0 हुआ, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर ये 24 kg यानी कि 240 न्यूटन, ये हमने यहां पर फोर्स एक्सर्ट किया, इतने एरिया के ऊपर एक्सर्ट किया, तो वहां से भी प्रेशर बनेगा, और फिर इस जो वाटर कॉलम है इसकी वजह से भी प्रेशर बनेगा। तो अगर हम इस वाले पॉइंट पर लेट्स से कि दिस इज ए पॉइंट, तो यहां पर अगर हम लिखें क्या प्रेशर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे P0 प्लस 240 डिवाइड बाई एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाटर टैंक, इट इज 0.4 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, प्लस रो जी एच, रो यानी कि वाटर है तो हमें कंसीडर करना है 1000, इट इज 1000 इंटू जी और इंटू दी हाइट। तो हाइट के लिए अगर हम देखें तो हाइट हमें यहां पर वाटर एट द टॉप व्हेन द वाटर लेवल इज 40 सेंटीमीटर, है ना, तो 40 इंटू 10⁻⁻², है ना, ये हो गया क्या यहां का प्रेशर। ठीक, अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर लिया है, तो जो P प्लस रोजीएच वाला जो टर्म है वो रोजीएच वाला टर्म दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। फिर इसके बाद हम हाफ रो वी स्क्वायर, तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो वाटर टैंक का एरिया है ना, ये काफी ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट
द एरिया ऑफ दिस ओपनिंग। ठीक है, तो हम कंसिडर करेंगे कि ये जो लिक्विड है इट इज नॉट मूविंग, इट इज नॉट फ्लोइंग एट ए पॉइंट, तो हाफ रो वी स्क्वायर वाला टर्म ए पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, 0। अब हम लिखते हैं, अब हम चलते हैं किसके ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर। तो बी पॉइंट पर जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, बस। ठीक है, ये वहां पर केवल प्रेशर होगा दैट इज P नॉट, क्योंकि वो बाहर जा चुका है ना। इट दिस बी पॉइंट इज जस्ट आउटसाइड द टैंक। ओके, सो वहां पर प्रेशर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है दैट इज P नॉट। रो जी एच का टर्म तो कैंसिल हो चुका है और प्लस लिखेंगे हाफ रो वी स्क्वायर, सो हाफ इंटू 1000 और इंटू वी स्क्वायर। तो बस इस इक्वेशन से हमें ये v सॉल्व करना है। P नॉट से ये P नॉट कैंसिल हो गया, इसको हटा करके यहां पर हमने 0 किया और फिर इसको किया 600। ठीक, 10 पावर -2, एक ये 0 एक ये 0, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 10 पावर -2 से ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 2 0 यहां से, 2 0 ये वाली और 2 0 ये वाली, ये भी कैंसिल हो गई। तो यहां पर बचा 6, तो 6 प्लस यहां पर बच रहा है कितना, 40, यहां बच रहा है 40 और इधर बच रहा है कितना, 5 इंटू वी स्क्वायर। ठीक, तो ये बना 46 डिवाइड बाई 5, सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 46 डिवाइड बाई 5। ओके, 46 डिवाइड बाई 5, तो अगर इसको 45 हम कंसिडर कर लेते हैं, नियरेस्ट इंटीजर की बात हो रही है, सो 45 अगर हम मानते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स और 9 का स्क्वायर रूट वो कितना आ जाएगा, 3। ओके, सो 3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो उन्होंने नियरेस्ट इंटीजर बोला है, इस वजह से द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3। ओके, तो इस तरीके से बर्नौली इक्वेशन हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो इस क्वेश्चन से हमने सीखा। सो आंसर इज 3। चलो देखते हैं, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट। 2 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ईच ऑफ रेडियस कैपिटल R coalesce to form a single large drop. The ratio of the total surface energy before and after the change is. पहले सरफेस एनर्जी कितना है, बाद में सरफेस एनर्जी कितना है, ये उनका रेशियो हमें बताना है। सरफेस एनर्जी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो सरफेस टेंशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सरफेस एरिया से तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सरफेस एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो 2 ड्रॉप है हमारे पास, वी हैव 2 ड्रॉप्स। दोनों का रेडियस कितना है, दोनों का रेडियस R है। ठीक, तो पहले अगर हम सरफेस एनर्जी बात करें, सरफेस एनर्जी इनिशियल, तो बताओ क्या लिखना चाहिए, द सरफेस एरिया इज 4 पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द सरफेस टेंशन, और कितनी ड्रॉप है, 2। तो ये इनिशियल सरफेस एनर्जी है। फिर ये दोनों कोलेस होकर के एक ड्रॉप बन जाती है। ठीक है, एक ड्रॉप बन गया तो सबसे पहले तो इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। बताओ रेडियस कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4/3 पाई और R डैश का क्यूब, ये बन गया। ठीक, तो यहां से मुझे बता दो कि R डैश कितना आया, R डैश हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R। ठीक है, क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ, तो इस तरीके का ये सिचुएशन हमें यहां पर दिखेगा। तो R डैश हो गया, तो सरफेस एनर्जी फाइनल अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 4 पाई R डैश का स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा 2 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू R स्क्वायर और इंटू द सरफेस टेंशन। अब तो एक ही ड्रॉप है तो बस इतना रहेगा। तो अगर हम चेंज की रेशियो हमें निकालना है ना, इनिशियल, बिफोर एंड आफ्टर, तो बस ये इनको डिवाइड कर देते हैं। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 पाई R स्क्वायर T तो कैंसिल हो गया, ऊपर रहा 2 और नीचे रहा 2 रेज़ टू द पावर 2/3। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1/3 डिवाइड बाई 1। तो क्या आंसर होगा हमारा, हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी हम किस तरीके से लिखते हैं, ये चीज अगर पता है तो हम बड़े ही आराम से ये रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लाइट सिलिंड्रिकल वेसल इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द एरिया ऑफ बेस इज ए। जो वेसल है उसका कोई मास वगैरह हमें कंसिडर नहीं करना है, जो वेसल है, कंटेनर,
उसका मास हमें नहीं लेना है, लाइट सिलिंड्रिकल वेसल हमसे बोला हुआ है। एरिया ऑफ बेस हमें ए कंसिडर करना है। A hole of cross-sectional area small a is made just at its bottom side. The minimum coefficient of friction necessary to prevent sliding the vessel due to the impact force of the emerging liquid. भाई यहां से इसमें यहां पर लिक्विड हमने फिल किया, अब ये लिक्विड बाहर निकलेगा तो होगा क्या कि जो कंटेनर है उसके ऊपर पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर अगर हमने रख दिया तो स्लाइड कर जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए कि ये कंटेनर स्लाइड ना हो। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक। तो यहां पर एक चीज सबसे पहले हम देखें कि जब मान लो कोई भी कंटेनर है, कंटेनर के रिस्पेक्ट में जो लिक्विड उसमें से निकल रहा है उसकी स्पीड अगर v है तो उसकी वजह से जो ये इंपैक्ट फोर्स या हम बोल सकते हैं कि ये जो थ्रस्ट लगता है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है रो ए वी स्क्वायर। ये सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे। तो ये जो थ्रस्ट फोर्स होगा या जो यहां पर इंपैक्ट फोर्स जो लिखा हुआ है दैट थ्रस्ट फोर्स, ये कितना होगा रो ए वी स्क्वायर, ठीक। तो अगर मान लो कि एच हाइट तक इसको हमने फिल किया हुआ है तो जो स्पीड होगा दैट इज रूट टू जी एच, एच हाइट के करस्पॉन्डिंग, ठीक। तो वो हम यहां पर खैर पुट कर सकते हैं। यहां पर अगर हम इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये तो हो गया थ्रस्ट फोर्स। अब ये जो थ्रस्ट फोर्स होगा जो कि इसको इधर पीछे के डायरेक्शन में चलाना चाहेगा बट इसको रोकना है, तो ये जो फोर्स है इसको हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। तो वहां से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन लिखेंगे हम, म्यू इंटू एन, और एन की जगह लिखा जाएगा सिंपल mg, बट वेसल का तो कोई मास है नहीं तो उसके अंदर जो केवल लिक्विड है केवल उसी का मास हमें कंसीडर करना है। उसका मास हम क्या लिखेंगे, उसका डेंसिटी कितना है, जो लिक्विड है उसका डेंसिटी अगर हम देखें यहां पर तो यहां पर उसका कुछ मान लेते हैं, उसका डेंसिटी लेट से कि d है, ओके। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो एरिया हमें दिया हुआ है कितना, एरिया हमें दिया हुआ है a, कैपिटल A हमें एरिया दिया है और इस हाइट को लेट से h हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा A इंटू एच, तो ये हो गया डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम, सो दिस इज मास, दिस इज म्यू और इंटू जी। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब इसको किसके इक्वल हम पुट कर देंगे, इसको हम पुट कर देंगे रो ए वी स्क्वायर। तो ये जो डेंसिटी हमने कंसीडर किया लिक्विड का, वही तो लिक्विड बाहर भी निकल रहा है, तो रो की जगह भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ द होल यानी कि ए, और अगर एच हाइट है, अगर एच हाइट है तो ये v का वैल्यू कितना होगा, रूट टू जी एच, तो v स्क्वायर हो गया सिंपल 2gh, ठीक है। यहां से म्यू हमें बताना है, तो जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, तो बाकी सब कैंसिल हो गया है। म्यू इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो ये आ रहा है 2a अपॉन कैपिटल ए, ठीक है। तो एटलीस्ट जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए वो कितना चाहिए, 2 स्मॉल a डिवाइड बाई कैपिटल A, यानी कि द ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस, केवल हमें ध्यान रखना है कि ये थ्रस्ट फोर्स कितना लगता है, बाकी फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हम सब जानते हैं, उसका यूज करके हम यहां पर ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, द वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 12 meter in a tank having vertical side walls. A hole is made in one of the walls at a depth h below the water level. The value of h for which the emerging stream of water strikes the ground at the maximum range is. तो this is the standard question, है ना। इसके लिए अगर हम बात करें यहां पर तो दिस इज द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब क्या, देखो इसमें कैसे बोला जा रहा है, तो हमारे पास एक कंटेनर है और लेट्स से कि इसमें इस तरीके से हमने ये होल बना दिया, इसमें हमने एच हाइट तक ये लिक्विड फिल किया, ठीक है। कैपिटल एच हाइट तक मान लो कि ये लिक्विड हमने फिल किया, और इसमें हमने क्या किया, जो वॉल्स हैं, जो वर्टिकल वॉल्स हैं, उस पर हमने एच डेप्थ पर हमने एक होल यहां पर बना दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये स्मॉल h का वैल्यू क्या होना चाहिए कि जब यहां से लिक्विड बाहर निकले तो उसका ये जो रेंज बने, ये रेंज क्या हो, ये रेंज मैक्सिमम हो
तो बताओ कि स्मॉल h कितना होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा इसमें प्रोसेस है। किस तरीके से हम कर सकते हैं कि भाई जो स्पीड, जिस स्पीड से ये यहां से बाहर निकलेगा, दैट वुड बी द रूट 2gh, इतना ये स्पीड होगा। ठीक, फिर यहां से हम देख सकते हैं कि ये वाला हाइट ये वाला हाइट कितना बचा, सो इट इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो ये रेंज कितना होगा, रेंज के लिए अगर हम कैलकुलेट करें, तो अगर हमें स्पीड पता है ना, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से। और टाइम कितना होगा, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वाटर का 0 है, लिक्विड का 0 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2h डिवाइड बाई जी, है ना। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू h की जगह पे लिखेंगे कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइड बाई जी, और मल्टीप्लाइड बाई दिस स्पीड यानी कि रूट 2gh। ओके, ये रेंज आ गया, बट ये मैक्सिमम हमें चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको हम और रीअरेंज कर लेते हैं, इसको भी अंदर ही लेकर के रखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। तो देखो ये यहां पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जी से तो जी कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आएगा स्मॉल h, और इधर आएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो अब देखो ये जो टर्म है, ये टर्म कब मैक्सिमम होगा, है ना। तो यहां पर एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, एक h है तो दूसरा कैपिटल H माइनस स्मॉल h है, दोनों आपस में प्रोडक्ट में। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब स्मॉल h का वैल्यू कितना हो, कैपिटल H बाई 2। ठीक है, ये सिचुएशन हम जानते हैं कि अगर मान लो कोई भी दो नंबर है, उनका सम फिक्स है, कांस्टेंट है, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों का वैल्यू बराबर बराबर हो। इस कॉन्सेप्ट से हमने यहां पर ये चीज लिख दिया है। ठीक है, सो रेंज मैक्सिमम कब होगा, व्हेन स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H बाई 2। ठीक, तो यहां पर कैपिटल H हमें दिया हुआ है, इट इज 12 मीटर। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा दैट इज 6 मीटर। तो हमें 6 यहां पर फिल करना रहेगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से द राइट आंसर इज 6। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Two narrow bores of diameter 5 mm and 8 mm are joined together to form a U-shaped tube open at both ends. If this U-tube contains water, what is the difference in the level of two limbs of the tube? सरफेस टेंशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेना है वो हमें दिया है, और डेंसिटी वाटर भी हमें दिया हुआ है। डिफरेंस क्या है, नैरो ट्यूब से दोनों, मतलब कैपिलरी ट्यूब के जैसे, दोनों का डायमीटर अलग अलग है। तो हुआ क्या कि दोनों में जो वाटर लेवल है वो सेम नहीं है, एक में ज्यादा है एक में कम है। जिधर का रेडियस कम होगा उधर ज्यादा हाइट होगा, जिधर का रेडियस ज्यादा है उधर कम हाइट होगा। तो हमसे पूछा हुआ है कि डिफरेंस क्या है, दोनों की जो हाइट है उसमें डिफरेंस क्या है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो चलो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो बेसिकली एक कैपिलरी ट्यूब है ना, एक कैपिलरी ट्यूब, और इसमें मान लो कि h हाइट तक अगर लिक्विड चढ़ता है तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाई r रो g। अब देखो वाटर है, सरफेस टेंशन सेम रहेगा, वाटर और जो कैपिलरी ट्यूब का जो मटेरियल है ग्लास इन जनरल, तो वो सेम रहेगा। रेडियस में डिफरेंस है, दोनों का डायमीटर अलग है तो उसमें डिफरेंस है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वही है, जी सबके लिए सेम है। तो बेसिकली इस रेडियस में डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा कि दोनों कैपिलरीज ट्यूब में जो लिक्विड रहेगा वो अलग अलग हाइट तक रहेगा, और उसका डिफरेंस हमें बताना है। तो ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं H1 माइनस H2, ये हमें बताना है। मुझे बताओ H1 कितना होगा, ये होगा 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, तो मतलब यहां लिख लेते हैं R1 रो इंटू जी, माइनस 2t cos थीटा अपॉन R2 इंटू रो इंटू जी। ठीक है, जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। तो अब सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू द सरफेस टेंशन इज 7.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2। दिस इज सरफेस टेंशन। थीटा हमें 0 लेना है तो 1 हो गया, फिर यहां पर रो भी कॉमन आएगा, सो डेंसिटी इज 1000 और इंटू जी, यानी कि ये हो गया 10। ओके,
इसके बाद यहाँ पर ये तो कॉमन ले लिया हमने, और इधर इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/r1, है ना, 1/r1 जिसका कम है, तो ये डायमीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो 5/2 हुआ, r1 कितना हो गया 5/2, तो यहां लिखेंगे 2/5, 2/5 इंटू 10⁻³ और -2 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻³ ठीक है, सब कुछ ऐसा ही में लिख रहे हैं हम। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो वो 2 भी कॉमन आ जाएगा, नीचे से 10⁻³ भी कॉमन आ जाएगा, तो ये 10⁻³ ये कॉमन, ये 10 और ये 10⁻² ये कैंसिल हो गया, 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, ठीक, और नीचे अगर हम सॉल्व करें तो 40 और 8 - 5 ये 3, तो 3/40 उधर बनेगा। तो चलो एक बार फिर लिखते हैं, 2 इंटू 7.3, तो ऊपर ये हम क्योंकि मिलीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मिलीमीटर में पहुंचा देंगे, और इसके बाद इधर बच रहा है 2, और एलसीएम लेने के बाद जो सॉल्व हो रहा है दैट इज 3/40, ठीक है, और ये हो जाएगा किसमें, mm में। आई थिंक यहां तक हमने सब कुछ सही किया है। अब फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 4 से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 29 है ना, आई थिंक 7.3 इंटू 4, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 2 1 और 4 7 28 29, ठीक, इंटू 3 डिवाइड बाई 40। फिर से सॉल्व करते हैं, ये mm में चल रहा है, तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो फिर से हमने इसको सॉल्व किया, तो वैल्यूज को अगर हम देखें या फिर यहां से, चलो अब थोड़ा सा ही तो बच रहा है, इसको फिर कर ही लेते हैं, तो ये बनेगा देखो 6 और 7 और 8, ठीक है, अपॉन 40, तो एक इधर आ जाएगा, तो यहां पर अगर हम देखें तो फाइनल बन रहा है 2 ठीक है, 2.1 और 3 तो 9 mm, ठीक है, 2.19 mm एग्जैक्टली हमें यहां पर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रॉपर्ली अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हमें आंसर आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, उसके बाद हम अप्लाई करें और आंसर लेकर के आए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अवर नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन में हमने बोला हुआ है क्लोथ्स कंटेनिंग ऑयल और ग्रीस स्टेन्स कैन नॉट बी क्लीन्ड बाई वाटर वॉश। बिल्कुल ठीक बात है, हमें डिटर्जेंट वगैरह यूज करने पड़ते हैं, वाटर वॉश से जो ऑयल होता है या जो ग्रीस अगर मान लो कि अपने कपड़ों में लग गया है तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट, दिस इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन में भी अगर हम बात करें तो ऐसा डायरेक्टली ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके लिए अगर हम देखें तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और ऑयल और ग्रीस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगा जिसको हम एडेसिव फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स है केवल ऑयल के या जो मॉलिक्यूल्स है केवल वाटर के, उनके बीच में जो फोर्सेस लगेंगे उनको हम कोहेसिव बोलेंगे। तो यहां पर वाटर और ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स है यानी कि जो एडेसिव फोर्सेस है वो कम है, उनका वैल्यू कम है कंपेयर टू व्हाट, कोहेसिव फोर्सेस। तो मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्रीस या ऑयल के मॉलिक्यूल्स को वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, वो ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहा है ताकि वो वॉश के साथ उस ग्रीस को वो खींच ले, ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह हम यूज करते हैं। तो यहां पर देखो जो रीजन है उसमें क्या लिखा हुआ है, बिकॉज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑयल ग्रीस एंड वाटर, ऑयल या फिर ग्रीस जो भी कपड़ों पे लगा है, एंड वाटर इज ऑब्ट्यूस। यस, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस कब होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस तब होता है जब हमारे कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो और एडेसिव फोर्सेस क्या हो, कम, ठीक है। जैसा कि अगर मान लो मरकरी है, मरकरी को हमने ग्लास के ऊपर, है ना, ग्लास की सरफेस के ऊपर मान लो कि उसको हमने बिखेर दिया तो वो चिपकती नहीं है क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, एडेसिव फोर्सेस कम है ना, वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल जैसे हमें दिखती है। मरकरी ग्लास की सिचुएशन में हम जानते हैं कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो ऑब्ट्यूस होता है, तो वहां पर कौन से फोर्सेस ज्यादा है, कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, एडेसिव फोर्सेस कम है। यही सिचुएशन यहां पर भी हो रहा है,
वाटर मॉलिक्यूल्स और जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स है या जो ग्रीस के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में अगर हम देखें तो जो फोर्स लग रहा है यानी कि एडेसिव वो कम है कंपेयर टू व्हाट कोहेसिव फोर्सेस, तो वो उनको खींच नहीं पा रहा है, वो उनको अलग नहीं कर पाएगा कपड़ों से, वो अलग नहीं कर पाएगा, राइट। ठीक है, तो यहां पर असर्शन बिल्कुल सही है और रीजन भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, साथ में ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि ऑब्ट्यूस उन्होंने बोला हुआ है, उसी का मतलब कौन से फोर्स है ज्यादा, कोहेसिव कम, एडेसिव कम। कोहेसिव फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे और एडेसिव क्या होंगे, कम होंगे। तो वो रीजन भी बिल्कुल सही बोला हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो डेफिनेटली सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा, द ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ओके बच्चों, तो देखो आज हम इतना ही करने वाले हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हमने इस पार्ट 2 में भी किए, डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखो, जो भी तुम्हारी तैयारी चल रही है उसको एकदम फास्ट रखो, जो भी टाइम बचा हुआ है उसका अच्छे से यूटिलाइज करो, है ना। कहीं पर भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल हमें पढ़ाई में लगे रहना है जब तक कि हमारा जेईई मेंस एग्जाम कवर ना हो जाए, वो कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक हमें पूरी मेहनत करते रहनी है, हमें कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। हर चीज पॉसिबल है अगर हम उसको मन से करें, पूरा हार्ड वर्क उसकी तरफ करें। अगर दिमाग में हम कोई चीज बिठा लें कि मेरे को करना है, तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं किया जा सकता, इट इज पॉसिबल। तो जैसे ये कोट भी बोल रहा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल जो वर्ड है उसी में ही बेसिकली क्या लिखा हुआ है, आई एम पॉसिबल। तो बच्चों इसी तरीके से अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। और इस उड़ान सीरीज से जो भी पीवाईक्यूज आप सीख रहे हो उनको डेफिनेटली आप एग्जाम में अप्लाई करना। थैंक यू।